तो गाइस पहला आर्टिकल जो आज हमें देखना है वो है वाइल्ड कैनाइड्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज फ्लैग बेयरर्स टू एक्सपैंड इंडियाज कंजर्वेशन एंटरप्राइज। तो ये जो आर्टिकल है आपका ये डाउन टू अर्थ से लिया गया है और यहाँ से एक क्वेश्चन मैं कल आपको डेली आंसर राइटिंग सेशन में दूंगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। @सिविल्स तैयारी है आप इसका नाम, आपको पता ही होगा। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे हैं। अगर आपने अभी तक जो है यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ आपकी चालू रहेगी और हम इसी तरह से बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो ये जीएस पेपर 3 से है, एनवायरनमेंट का इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। DTE से हमने ये लिया हुआ है। अब देखिए ये कैनाइड का एक आपका पिक्चर है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई डाइवर्सिटी है कार्निवोर्स की, और यहाँ पे आपके टाइगर से लेकर के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो टाइगर्स पाए जाते हैं, फिर स्नो लेपर्ड जो है आपकी हाई हिमालयाज़ में पाए जाते हैं, वुल्स आपके डेक्कन ग्रासलैंड्स में, और स्लॉथ बियर आपके ड्राई जंगल में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी सीधे सीधे प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जो कार्निवोर है ये किस हैबिटेट में पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि वाइल्ड कार्निवोर्स में टाइगर हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड्स हिमालयाज़ में, वुल्स जो है डेक्कन ग्रासलैंड में, और आपके जो स्लॉथ बियर्स हैं वो ड्राई जंगल्स में। टोटल ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये फैक्ट बुक में आपको डालना है। टोटल जो वर्ल्ड की टेरेस्ट्रियल कार्निवोर स्पीशीज़ है, मतलब जो भी लैंड की कार्निवोर स्पीशीज़ है, उसमें से 23% इंडिया के अंदर है। और अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है, क्योंकि ये कार्निवोर आपके 130 करोड़ लोगों के साथ जो स्पेस है वो शेयर करते हैं, और ये अपने आप में यूनिक फिनोमेना है, शायद ये वर्ल्ड में और कहीं नहीं देखा गया। कार्निवोर की अगर बात करें तो ज़्यादातर हमारे दिमाग में जो इमेज आती है वो लेपर्ड्स की या टाइगर्स की आती है, जो डीप जंगल में है। बट बहुत सारे जो कार्निवोर स्पीशीज़ हैं वो अटिपिकल हैबिटेट्स में रहती हैं, मतलब कि ऐसे हैबिटेट्स में रहती हैं जो जंगल नहीं हैं। जैसे कि उनमें हैं आपके वाइल्ड कैनिड्स एंड हाइनाज, ये तो आपके ऐसे स्पीशीज़ हैं। अब अगर कैनिड्स की बात करें तो कैनिड्स में देखिए कौन कौन आती हैं। कैनिड्स के अंदर इंडिया में 8 स्पीशीज़ हैं। सबसे पहला है ढोल, दूसरा आपका गोल्डन जैकाल आता है, तीसरा आपका वुल्फ आता है। कैनाइड मतलब आपके जो कैनाइन्स होते हैं ना, जैसे आपके जो डॉग्स होते हैं वो कैनाइन्स वाली स्पीशीज़ में आते हैं, तो वही उन्हीं को जो है कैनाइड्स बोला गया है। टोटल अगर हम कार्निवोर कैनाइड्स की बात करें, मतलब जो आपके कार्निवोर कैनाइड स्पीशीज़ हैं, डॉग सियार जैसी जो स्पीशीज़ है, टोटल इंडिया में 8 स्पीशीज़ इनकी पाई जाती हैं। पहला ढोल है, दूसरा आपका गोल्डन चेकॉल है, तीसरा आपका वुल्फ भेड़िया है, चौथा आपका टिबेटन वुल्फ है, पांचवा फॉक्स है, इंडियन फॉक्स, छठा रेड फॉक्स है, सातवां आपका डेजर्ट फॉक्स है, आठवां आपका तिब्बतियन फॉक्स है। उसके अलावा हाइनास जो है, स्ट्रिप्ड हाइनास, ये अभी जो हमने देखा था ये जो पिक्चर है ये हाइना की पिक्चर है, तो ये भी इसके अलावा पाए जाते हैं। अब अगर हम ढोल की बात करें तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। गोल्डन जैकल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, ये भी अगेन आपको मैचिंग के लिए आ सकता है। ढोल फॉरेस्ट में पाए जाएंगे, गोल्डन चेकॉल, इंडियन वुल्फ, इंडियन फॉक्सेस, हाइनास ये ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, स्क्रबलैंड में या ओपन बैरन लैंड्स में पाई जाएंगे। डेजर्ट फॉक्सेस जो है ये ड्राई एरियाज़ में पाई जाएंगी, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, हिमालयाज़ और ट्रांस हिमालयाज़ में। और तिब्बतियन वुल्फ भी आपके जो है ट्रांस हिमालयाज़ में पाए जाते हैं, तिब्बतियन वुल्फ और रेड वुल्फ। ये अलग अलग आपके जो पिक्चर्स हैं ढोल की, और ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको जो है PDF चाहिए तो हम अपने ग्रुप में डाल देंगे। अब देखिए जनरली क्या है कि ज़्यादा डेटाबेस इसके बारे में है नहीं, तो अभी DTE डाउन टू अर्थ ने सिटीजन्स के साथ मिलकर के इनकी मैपिंग की थी कि कौन कहाँ पे रहता है। तो ये जो इंडिया का प्रोजेक्ट था, जो सिटीजन्स के साथ मिलकर जो प्रोजेक्ट का सर्वे हुआ था, अब हम सीधे उसको देखेंगे कि क्या इसके एनालिसिस में क्या रिजल्ट आया है। तो देखा ये गया था कि जो कंजर्वेटिज्म एंटरप्राइज है उसमें हमें इनको ऐड करना चाहिए, क्योंकि इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत आइडिया मिलता है, क्योंकि ये बहुत वाइड जो आपके हैबिटेशन है वहाँ पे ये कैनाइड स्पीशीज़ रहती हैं। और इन 9 कार्निवोर्स की जो इन्फॉर्मेशन हमने देखी है, अगर हम ह्यूमन डेंसिटी के साथ, पॉपुलेशन लेवल के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ अगर हम इनको प्रायोरिटाइज करके देखेंगे, डीमार्केट करके देखेंगे, तो हम ये पाएंगे कि ऑलमोस्ट अगर हम इनके हैबिटेट को अगर हम कंजर्व करें तो हम ऑलमोस्ट 23,830 स्क्वायर किलोमीटर ग्रासलैंड का कंजर्व कर सकते हैं, 99,950 स्क्वायर किलोमीटर स्क्रबलैंड का जो है कंजर्व कर सकते हैं, 1,24,450 स्क्वायर किलोमीटर हम ओपन हैबिटेट्स का या रेवाइंस मतलब बीहड़ों का हम जो है कंजर्व कर सकते हैं,
2,32,430 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट का कंजर्व कर सकते हैं, और ये इसके बियॉन्ड होगा, हमारे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बियॉन्ड होगा। तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे जो मतलब आपने सुना होगा कि बहुत सारे हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उनके बियॉन्ड हम इतना एरिया कंजर्व कर पाएंगे। अब अगर आप इसके मैप पे देखेंगे तो देखिए इतना सारा एरियाज़ में ये लोग इनहैबिट करते हैं। तो ये आपका कैनाइड के बेसिस पर अगर हम प्रोटेक्शन करते हैं तो इतना एरिया इंडिया का प्रोटेक्ट हो जाएगा। अगर टायर 1 और टायर 2 को जो ही हम करेंगे तो एटलीस्ट इतना कंजर्वेशन एरिया हो जाएगा। और प्रोटेक्टेड एरिया देखिए, प्रोटेक्टेड एरिया सिर्फ इतना है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है, ये आपका प्रोटेक्टेड एरिया है। तो ओवरऑल जो हम देखेंगे कि तो काफ़ी ज़्यादा हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अगर हम देखा जाए, सारी चीज़ें अगर हम कंसिडर करें, तो जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क सिस्टम है वो ज़्यादातर फॉरेस्ट सेंट्रिक है, मतलब जो प्रोटेक्शन हो रहा है कि सिर्फ हमारा फॉरेस्ट हैबिटेट का हो रहा है। और अभी हमने देखा कि ये इंडिया का डाइवर्स लैंड हैबिटेट्स को जो है रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल स्केल सोलर फार्म्स हो गए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, लार्ज माइंस हो गई, ये हमारे जो कार्निवोर हैबिटेट्स हैं इनको बुरी तरह से हार्म पहुंचा रहे हैं, स्पेसिफिकली ग्रासलैंड्स को, स्क्रबलैंड्स को, ओपन और बैरन फ्लैटलैंड्स को, और इन सबको जो है वेस्ट लैंड करके बोल दिया गया है। तो इसीलिए अगर हम थोड़ा सा एलोकेशन इन एरियाज़ की तरफ करेंगे, अगर हम कैनाइड स्पीशीज़ को जो है कंजर्वेशन स्पीशीज़ का अगर हम एफर्ट्स बनाएं, मतलब इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग मतलब कोई कार्निवोर, टॉप कार्निवोर्स की जगह अगर हम कैनाइड्स को अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं तो हम शायद इंडिया के एक बहुत बड़े लैंडस्केप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और कंजर्वेशन एफर्ट हमारे बहुत ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो देखिए, जब ये जो लोअर लेवल के कार्निवोर्स हैं, स्पेशली अगर कैनाइड्स हैं, अगर ये अच्छे से कंजर्व्ड रहते हैं तो क्या होगा कि इनकी वजह से जो पूरा इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वेस्टलैंड की, वो सुधरेंगी, और वेस्टलैंड की अगर सर्विसेज सुधरेंगी तो अपने आप ही जो हमारा कंजर्वेशन एफर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। तो इसीलिए जो इंडिया का एक अप्रोच होनी चाहिए वो फॉरेस्ट अप्रोच की जगह हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो ऑल हैबिटेट्स की अप्रोच होनी चाहिए, और ऑल हैबिटेट्स की अप्रोच जो है हम कैनाइड स्पीशीज़ से यूज़ कर सकते हैं। कैनाइड स्पीशीज़ को अगर हम कंजर्व करें तो हम कर सकते हैं। इसीलिए ये एक हमारा फीजिबल सोशली फीजिबल मैनेजमेंट अप्रोच होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो हमें देखना है वो रीसेट एंड रिफॉर्म है। ये आपका इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। कोरोना क्राइसिस ने जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम जो अपने हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकें और सेफ्टी नेट जो है अर्बन पुअर के लिए वो बढ़ा सकें। तो अभी जो चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी मंडे को प्राइम मिनिस्टर के साथ, और चीफ मिनिस्टर्स ने भी यही एक सजेशन दिया था कि रिफॉर्म्स को लाया जाना चाहिए जिससे कि रिफॉर्म्स जो है सिटीज़न तक पहुँचे। अब डिटेल जो रिफॉर्म की है वो क्या है और क्या इंटेंशन गवर्नमेंट परस्यू करना चाहता है, क्या क्या रोड मैप होना चाहिए, ये चीज़ें स्पेल आउट करनी ज़रूरी है। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। अब जो है ये क्राइसिस का टाइम है, और क्राइसिस के टाइम में हमें जो है स्पेसिफिक ग्राउंड रिजल्ट्स चाहिए। और अभी जो ऑनगोइंग जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम रीइवैल्यूएट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। ऐसे में 2 एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हमें पर्टिकुलरली अपने एफर्ट्स को कंजर्व करना चाहिए। देखिए, यहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आपको वे फॉरवर्ड देखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 एरियाज़ इन पर्टिकुलर डिज़र्व अटेंशन। पहला जो एरिया जो अटेंशन डिज़र्व करता है वो है आपका इनएडिक्वेसी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, और दूसरा जो आपका डिजर्व करता है वो लैक ऑफ सेफ्टी नेट इन लार्ज सेक्शन ऑफ लेबर फोर्स, स्पेसिफिकली माइग्रेंट लेबर के ऊपर एक और आर्टिकल आज हम देखेंगे। तो इन 2 चीज़ों को हमें बहुत जल्दी से अर्जेंटली हमें एड्रेस करना है। अब देखिए, ये आपका जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से एक जो है वे फॉरवर्ड के रूप में लेकर के आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं जो आगे आप अपने सजेशंस में देंगे तो बहुत प्रोफेशनल सा सजेशन लगेगा। अब देखिए, पब्लिक स्पेंडिंग जो हेल्थ केयर पे है वो बहुत कम है, लैंग्वेज मतलब बहुत रिड्यूस्ड है, और बिलो बहुत सारी कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी लो लेवल पर है। और बहुत सालों से जो हमने एक फेवर किया है वो इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल है। मतलब यहाँ पे बात की गई है प्रधानमंत्री आपका जो अटल पेंशन
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY उसकी बात की गई है कि ये इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल है, मतलब कि पुअर पीपल को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दी। और यहाँ पे जो है हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग नहीं की, हम पैसा तो खर्च कर रहे हैं पर उनकी जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए हम कोई भी एसेट बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने एसेट बिल्डिंग नहीं की है तो इसी से हमारी जो है इनएडिक्वेसीज पता चल गई। अब देखिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था इस मॉडल को लाए हुए, और इसको जो है एक जब शुरू में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आई थी तो बहुत इसको एज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरह प्रेजेंट किया गया था। बट अब इसका लिमिटेशन हमारे सामने है। गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2020-21 के लिए इस योजना में 67,484 करोड़ मतलब 2.1% टोटल बजटरी एलोकेशन का लगाया था। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर हम हेल्थ की बात करें वो सभी लेवल पर वो सिग्निफिकेंटली अब इंक्रीज़ करनी होगी। और मियरली ये नहीं है कि हम स्पेंडिंग जो है रैम्प अप करें, इसके अलावा हमें जो है डिज़ायर्ड आउटकम्स के ऊपर स्पेंडिंग करनी होगी और प्राइवेट ऑल्टरनेटिव्स को हमें रिड्यूस करना होगा। अभी भी जो मॉडल है वहाँ पे प्राइवेट ऑल्टरनेटिव के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसीलिए जो स्पेंडिंग प्लान्स होंगे वो इस तरह से रिकन्फिगर करने होंगे जिससे कि क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है बढ़े। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए, मतलब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी वो हर जगह ज़रूरी है। और शिफ्ट जो है फोकस होना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर पे, PHCs पे, विलेज लेवल पर, रूरल एरियाज़ पे जो है हेल्थ केयर की फैसिलिटी पहुँचनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो है अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, टोटल जो हेल्थ केयर की कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है और टोटल हेल्थ केयर कॉस्ट उसके अलावा जो हेल्थ आउटकम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसीलिए जो मॉडल है वो थोड़ा सा री एग्जामिन करना होगा। सेंट्रलाइज मॉडल नहीं होना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम का, ये दोबारा याद बहुत इंपॉर्टेंट है यकीन पॉइंट। अभी जो हमारा इंश्योरेंस वाला मॉडल है ये सेंट्रलाइज्ड मॉडल है। अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करें तो फिर ये स्टेट सेंट्रिक मॉडल हो जाएगा, जैसा कि केरला के अंदर है। वहाँ पे हर विलेज में जो हेल्थ केयर है वो काफ़ी जो है हेल्थ केयर सिस्टम्स काफ़ी मजबूत हैं। तो अब हमें जो है सेंट्रलाइज मॉडल की जगह डिसेंट्रलाइज मॉडल के अंदर जाना होगा। स्टेट्स को थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी आइडेंटिफाई करके और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ को बिल्ड करना होगा। देखिए दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम हमारे सामने हमने आइडेंटिफाई की है वो माइग्रेंट लेबर की आइडेंटिफाई की है। बहुत ज़्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन है और उनको जो है बेसिक सर्विसेज उनको नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर लोग जो डेली वेजेस पर डिपेंडेंट हैं और इस सेक्शन के पास सेफ्टी नेट नहीं है। अगर ये इनको तुरंत मतलब अगर 10 दिन की भी इनकम, अगर ये 10 दिन भी घर में बैठ जाते हैं तो टोटल इनका जो सेफ्टी नेट ना होने की वजह से ये पॉवर्टी में जा सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, अभी तक हमने कोई भी प्रोग्राम माइग्रेंट वर्कर के लिए नहीं चालू किया है। देखिए जब माइग्रेंट वर्कर, प्रवासी जो वर्कर होता है उसकी बहुत समस्याएं होती हैं। पहली चीज़ तो वो अगर एक दिन बीमार हो गया तो उसका जो है रोजी रोटी का ख़त्म हो जाती है उसकी उस दिन की। तो घर में जो है बच्चे भूखे हैं तो वो अपने आप को जो है अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करता रहता है। दूसरी चीज़ क्या है, कांस्टेंट मूवमेंट की वजह से बच्चे भी उनके जो है पढ़ नहीं पाते हैं ठीक से। अगर बच्चों को वो साथ लेके रहते हैं तो बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है, और अगर बच्चे साथ नहीं हैं तो फिर अगेन उनको जो फैमिली का एक सपोर्ट है, फैमिली जो लाइफ है उनकी वो स्पॉइल हो जाती है। तो इस तरह की समस्याएं जो है माइग्रेंट लेबर्स को कॉन्स्टेंटली फेस करनी पड़ती हैं। उसके अलावा उनको जो है लॉस ऑफ इनकम फेस करनी पड़ती है, ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स होते हैं उनके। इन सब चीज़ों को हमें अर्जेंटली कंसिडर करना होगा और उनके लिए जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सटेंड करने होंगे। जैसे कि आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनाइज वर्कर के, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनके बेनिफिट्स बहुत रिड्यूस्ड हैं। तो उनका जो बेनिफिट है वो हमें अर्जेंटली उस चीज़ को मेजर देखना होगा। फिर जो प्रोविजन ऑफ फूड है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, इसकी पोर्टेबिलिटी हमें जो है इंश्योर करनी होगी। मतलब राशन कार्ड एक स्टेट से दूसरे स्टेट पोर्टेबल हो। तो ऐसा ना हो कि मतलब जब मूव कर गया कोई माइग्रेंट वर्कर तो उसको फिर खाना नहीं मिल पा रहा है क्योंकि राशन कार्ड उस स्टेट का नहीं है, तो ऐसे में उसको समस्या आती है। तो अगेन ये पोर्टेबिलिटी का जो इशू है ये हमें मैनेज देखना है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि फॉर्मली वर्कफोर्स में ये एंटर कर पाएँ तो इनफॉर्मल से फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स होना चाहिए। इससे क्या होगा कि सेफ्टी और सोशल सिक्योरिटी बढ़ जाएगी और गवर्नमेंट को जो है रिफॉर्म करना होगा, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस करने होंगे, जैसे कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी किया है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को यूज़ करके फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स की कोशिश की है, तो इसी तरह से और करना होगा। उसके अलावा इसमें अगर हम प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की बात करें तो ये स्कीम क्या है, इस स्कीम में जो है गवर्नमेंट
एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होता है प्रोविडेंट फंड का, वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है, जिससे कि फॉर्मलाइजेशन हो सके। तो इस तरह की और प्रोग्राम्स, कुछ इनोवेटिव प्रोग्राम्स लाने होंगे, जिससे कि हम माइग्रेंट लेबर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकें। तो आप और सोचिएगा, एक और जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल है, वो अगेन हम माइग्रेंट लेबर पे ही डिस्कस करेंगे। तो आप भी सोचिएगा कि हम क्या क्या इश्यूज़ और ला सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। सॉरी, अब हमारा जो फोर्थ आर्टिकल है वो अगेन माइग्रेंट के इशू पर है, और बहुत डिटेल में हम जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप भी और भी सोचिएगा क्या क्या आप इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आ सकते हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। कमेंट सेक्शन में डालिएगा और उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। अगेन नेक्स्ट आर्टिकल जो आज हमें देखना है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस से है। XCEA एट ई अड्डा, इट इज़ ए प्रलय प्लान फॉर नेगेटिव ग्रोथ स्पेंड एक्स्ट्रा 5% GDP। तो हमारे जो अरविंद सुब्रमण्यम जी हैं, जो पिछले हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, उन्होंने एक जो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के विजिटिंग लेक्चर के रूप में जो एक ई अड्डा पे बात की थी, और उन्होंने कहा था कि जैसे हम अपने लाइफ में सेव करते हैं कि कुछ विपदा आ जाए तो उस पर हमें खर्च करना है, तो इसी तरह से अगर हम अभी इंडिया की बात करें तो ये विपदा नहीं, ये प्रलय का टाइम है। प्रलय का मतलब होता है कि जब पूरी तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सिचुएशन बहुत ख़राब हो। तो इकोनॉमिक सेंस में प्रलय क्या है? प्रलय होगा कि इस वक्त आप जब देखिए प्रलय आती है या विपदा आती है, तो आप जो है प्रूडेंस नहीं दिखाते ना, फिजिकल प्रूडेंस नहीं दिखाते हैं। क्वेश्चन मैंने आज इस पे भी दिया है डेली आंसर राइटिंग में, डेली आंसर राइटिंग चैलेंज में। आप हमारे जो है अगेन टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, और वहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन डाला हुआ है कि फिजिकल प्रूडेंस को हटना चाहिए। तो इसी पे आप आज का डिस्कशन भी है कि देखिए फिजिकल प्रूडेंस का फ़ायदा नहीं होता। फिजिकल प्रूडेंस आपको पता होगा कि हम FRBM एक्ट के तहत हम जो है ओवर स्पेंडिंग नहीं करते हैं, तो ये फिजिकल प्रूडेंस होती है। नॉर्मल टाइम्स में फिजिकल प्रूडेंस सही होती है, क्योंकि हमें बचाना है, जिससे कि हम जो है पैसा बचा करके आने वाले टाइम में, बेकार टाइम में वो पैसा स्पेंड कर सकें। बट अभी तो प्रलय का टाइम है, तो ऐसे में हम प्रूडेंस का क्या फ़ायदा, जब जान ही नहीं बचेगी तो क्या फ़ायदा प्रूडेंस का। तो एक्चुअली अभी हमें क्या करना है, एडिशनली स्पेंड करना है। अब यहाँ से ये देख छोड़ना है, यहाँ से देखिए, अगर हम IMF के ग्रोथ फोरकास्ट की बात करें तो IMF ने बोला है कि इंडिया 1.9% से इस साल ग्रो करेगा, और अरविंद सुब्रमण्यम जी कहते हैं कि ये देखना कि कैसे ग्रो कर जाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट है। और उनका कहना है कि IMF के जो ये IMF ने जो ये बोला है, फोरकास्ट किया है, शायद ये सही नहीं बैठेगा। हमें जो देखना चाहिए, हमें जो प्लानिंग करनी चाहिए, वो नेगेटिव की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की GDP ऑलरेडी लो ग्रो कर रही थी। इंडियन GDP ऑलरेडी लो ग्रो कर रही थी। इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया था कि हम जो है पिछले कई क्वार्टर से काफ़ी कम हमने ग्रोथ शो की है, और नेगेटिव में अगेन हमारा जो कंजम्पशन है वो पहले से ही रिड्यूस था। अब जब लोग जो है जॉब से निकल रहे हैं, जब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल ही बंद हो गई है, ऐसे में 1.9% की ग्रोथ कैसे लाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी तरह से IMF ने ये प्रोजेक्ट किया था कि 7.4% हम ग्रो करेंगे 2021-22 में। तो सुब्रमण्यम जी ने का कहना है कि अगर हमें ये ग्रोथ सस्टेन करनी है 7.4% की और 1.9% की इस साल, तो कम से कम हमें जो है GDP का 5% एडिशनली जो है हमें स्पेंड करना होगा। और 5% GDP का अगर देखते हैं तो 10 लाख करोड़ का ये आता है। अगर हम गरीब कल्याण योजना देखें, गरीब कल्याण योजना अगर हम देखें, तो इसमें जो स्पेंडिंग है, इसमें जो हम खर्चा कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का है। तो अभी भी जो गैप आ रहा है वो 9 लाख करोड़ का गैप आ रहा है। तो ये गैप हमें एड्रेस करना है, और इस गैप को सिर्फ तभी एड्रेस कर सकते हैं जब हम मोनेटाइजेशन करें, मतलब जब हम नया मनी प्रिंट करें। तो ये वन ऑफ मेजर होना चाहिए, हर वक्त इस तरह के मेजर नहीं यूज़ करे जाने चाहिए, और एबनॉर्मल टाइम्स में इस तरह के मेजर्स यूज़ करना ज़रूरी है। तो गाइज नेक्स्ट आर्टिकल जो आज हमें देखना है वो है विविडली इमेजिनिंग द लाइफ ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और आपका ये GS पेपर अगेन 2-1 से आएगा। इस पर मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है, तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, उसके बाद आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमने बनाया है, मैंने बनाया था आज ये आर्टिकल पढ़ने के बाद, और क्वेश्चन है कि वायरस हैज़ नॉट ओनली डिमॉन्स्ट्रेटेड द इनॉर्मस वैल्यू ऑफ हेल्थ वर्कर्स, इट हैज़ ऑल्सो एनहांस्ड द पब्लिक अवेयरनेस ऑफ पाइवटल रोल ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन अवर सोसाइटी। मतलब वायरस ने न केवल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के विशाल मूल्य का प्रदर्शन किया है, अपितु हमारे समाज में प्रवासी श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सार्वजनिक जागरूकता भी बढ़ाई है। तो इस पे बारे में टिप्पणी करनी है। तो इस आंसर को हम आसानी से टैकल कर सकते हैं अगर हम इस आर्टिकल को सही से देखें। तो चलिए देखते हैं कि हम इस आंसर को कैसे हम टैकल कर पाएंगे अगर हमने इस आर्टिकल को सही से पढ़ा है तो। और आपने एक और न्यूज़ सुना होगा कि हमारे जो इंडियंस हैं
उनको जो है प्लेन भेज करके प्रवासी जो इंडियंस थे जिनको बाहर से लौटना था, स्पेशली स्टूडेंट्स जो चाइना में फंसे हुए थे, यूएस वगैरह में फंसे हुए थे, उनको जो है ईरान में फंसे हुए थे आपके स्टूडेंट्स और पिलग्रिम्स, उनके लिए प्लेन भेज करके सरकार ने उनको वापस घर के पे बुलाया। इसी तरह से कोटा में स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, वहाँ पे भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी अपनी बसेस भेज करके उनको वापस बुला लिया। तो बार बार क्वेश्चनिंग ये आ रही है कि इस तरह का काम प्रवासी जो हमारे मजदूर हैं उनके साथ क्यों नहीं किया गया, कि क्या उनको जो है कम भारतीय समझा जाता है। अब नॉर्मल टाइम्स में क्या कंडीशन होती है, देखिए उनकी कंडीशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉकडाउन की वजह से उनकी कंडीशन खराब हुई है, हम और आप भी उनकी कंडीशंस को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा इनविजिबल पार्ट होते हैं हमारी सोसाइटी का, और शायद लॉकडाउन के बाद एक उनका महत्व पहली बार सोसाइटी के सामने आया है। तो माइग्रेंट वर्कर्स की जो प्लाइट है, ये नॉर्मल टाइम्स में भी बहुत ख़राब रहती है। बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स मतलब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए हैं, कोई फिक्स उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, उनको कोई क्योंकि उनकी फिक्स एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उनको रेगुलर वेजेस नहीं मिलते, पर मंथ सैलरी नहीं मिलती है, और जो मिनिमम वेजेस लॉ वगैरह है वो फिक्स एम्प्लॉयज़ के लिए होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में क्या होता है कि किसी एक पर्सन को जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है और वो अपने जो है लेबर्स को हायर करता है। अब क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, कॉन्ट्रैक्टर है जो हायर करता है, तो पेमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कॉन्ट्रैक्टर की होती है, और पेमेंट जो है उनको पर मंथ नहीं दिया जाता, उनको जो है काफ़ी जब सारा काम हो जाता है यूजुअली तब उनको जो है पेमेंट दिया जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एग्री हुआ था वो पेमेंट उनको नहीं मिलता है। अकाउंटिंग प्रोसेस में बहुत इनट्रांसपेरेंसी है। इसके अलावा जो है आर्बिट्रेरी होनेस होती है, मर्जी आएगी तो उनको काम देंगे, उनको वर्क देंगे, मर्जी आएगी तो वर्क नहीं देंगे। जब भी मर्जी होगी कॉन्ट्रैक्टर की, अगर कोई मान लीजिए माइग्रेंट वर्कर अपने हक के लिए बोलना भी चाहे तो उसको तुरंत हटा दिया जाता है। तो ये जो है नॉर्मल टाइम्स में इस तरह से उनका ट्रीटमेंट होता है। रेगुलर वेज ना होने की वजह से क्या होता है कि इनको देखिए बाहर पड़े हुए हैं, ये अपने घरों से दूर हैं, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा इनको खुद अपना ख्याल रखना है। इनको जो है बोरो करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर से पैसा, या लोकल मनी लेंडर से पैसा बोरो करना पड़ता है। इसकी वजह से ये और ज़्यादा फाइनेंशियली वल्नरेबल हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ये 10 से 13 घंटे काम करते हैं टेंट्स में, या बहुत जो है मेकशिफ्ट घर हो गए, बहुत स्लम्स हो गए, वहाँ रहते हैं। ना तो इनके पास सही से पीने का पानी होता है, ना टॉयलेट्स होते हैं, ना ही बिजली होती है, और बहुत सारों के पास किचन भी नहीं होती, और इनको जो है या तो लोकल स्ट्रीट वेंडर्स मतलब ठेलों पे खाना खाना पड़ता है, या फिर इसी तरह की और जो ठेले वाले वो खुद भी इसी तरह की कंडीशंस में रहते हैं। तो इस तरह के वर्क एनवायरनमेंट में इस तरह आप खुद सोचिए एक बार, ये चीज़ आप अपने मन में ना ये पिक्चर बना के देखिए, और एक बार ये सोचिए कि इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या ये अनएक्सपेक्टेड है कि वो लोग भागे हैं अपने घरों की तरफ, क्योंकि ना तो उनके पास कोई फाइनेंशियल सेफ्टी कवर है, ना ही उनके पास कोई खाने का साधन है। तो क्योंकि ठेले वाले भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो भी ठेला नहीं लगा सकते, तो ऐसे में क्या उनका घर भागना ये अस्वाभाविक था, क्या ये सरप्राइजिंग था, ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। अभी मन की बात में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि हमें सब कंपैशन रखना चाहिए पैंडमिक के टाइम पे। तो कंपैशन एक बहुत एडमायरेबल मॉरल वैल्यू है, बट इमरजेंसीज के टाइम पे ये वैल्यू जो है काम नहीं करेगी। वर्चुअल ये जो टाइम होते हैं, जब वायरल टाइम होते हैं, और जो ऐसी इंडिविजुअल वर्च्यूज़ होती हैं, उस वक्त जो है ये सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के लिए सफिशेंट नहीं होती। अच्छा लगता है जब कोई हमारे बारे में बात करता है, कंपैशन शो करता है, बट सिर्फ इंटेंशन या कंपैशन शो करने से हमारी जो कंडीशन है, सोशल कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो इम्प्रूव नहीं हो जाती। तो इसीलिए क्या होता है कि पब्लिक पॉलिसीज़ बनानी ज़रूरी हैं जो कि इफ़ेक्टिव हो, जो हमारी सोशल कंडीशन को और इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें। तो ऐसे में ये ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की और उसके साथ साथ जो है एनजीओज़ की और बाकी जो है सिविल सोसाइटी की, कि वो न केवल जो है भूखों को खाना प्रोवाइड करें, बल्कि और सेफ्टी नेट प्रोवाइड करें। अब देखिए वर्क होम डिग्निटी, इस बारे में जो है चर्चा की गई है, यहाँ से भी हम थोड़े से सोशल इश्यूज़ वाले पॉइंट को उठा सकते हैं। अब देखिए कोई भी सोशल पॉलिसी है उसमें क्या होता है कि
अगर वो वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी है, जैसे कि इंडिया है, इंडिया में लोगों के हित की बात की जाती है, तो ऐसे में जो है सबसे जो रिक्वायरमेंट होता है गवर्नमेंट का वो ये है कि सभी सिटीजन्स, सारे ऑल इंडियन सिटीजन्स, मतलब कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, सभी सिटीजन्स की हर वक्त, मतलब किसी भी कंडीशन में, चाहे वो इमरजेंसी सिचुएशन हो, चाहे वो अच्छी सिचुएशन हो, तो हर सिटीज़न की, हर इंडियन सिटीज़न की हर टाइम्स में कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कोई भी अगर कंटिजेंसी आ जाए, तो उसकी हेल्प जो है प्रोवाइड की जाए। ये एक वेलफेयर स्टेट का फंक्शन होता है। हम जो है एक ऑटोक्रेटिक डिस्पोटिक स्टेट नहीं है, हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। सरकार हमने चुनी है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे भारतीय नागरिक हर वक्त कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो गवर्नमेंट से सहयोग प्राप्त कर सकें। तो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ये हमारे राइट टू वर्क में इंक्लूडेड है, और ये हमारे डीपीएसपी का हिस्सा है। इवन जो है हमारे डीपीएसपी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ही राइट टू वर्क को सोशियो इकोनॉमिक राइट के रूप में डाला था, और गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएंगे, जब भी आप कोई फ्रेमवर्क बनाएंगे, तो आपको राइट टू वर्क इंश्योर कराना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है मनरेगा की एक्ट जो है पास की गई थी, जहाँ पे राइट टू वर्क का एक एंटाइटलमेंट दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंडिया के सिटीज़न हैं, तो हमें जो है इंडिया के अंदर वर्क करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर हमें काम नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट हमें जो है या तो काम रोजगार देगी, या फिर कम से कम 100 दिन के जो है अनस्किल्ड लेबर की बात हो रही है यहाँ पे, और ये बेसिकली जो है सबसे लोअर तबके के लोगों के लिए था। तो मनरेगा एक्ट लोअर तबके के लोगों के लिए है, और कम से कम जो है अगर या तो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी मिनिमम, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही तो कम से कम इतनी वेजेस जो है प्रोवाइड करेगी। तो मैनुअल वर्कर्स की जब अब अगर मनरेगा को यूज़ करके, राइट टू वर्क को यूज़ करके अगर वो काम भी करते हैं, तो क्या वो अच्छी कंडीशन में काम करते हैं? देखिए, वो धूप में, चिलचिलाती धूप में, सर्दी में, बारिश में जो है काम करते हैं, और मैनुअल वर्क कर रहे होते हैं, वो हाथ से काम कर रहे होते हैं, स्किल्ड वेकर वर्क उनको नहीं मिलता है, और जो काम होता है काफ़ी बैक ब्रेकिंग होता है। आपने देखा होगा कि कई बार जो है रोड में, कंस्ट्रक्शन में जो है मनरेगा के वर्कर्स को यूज़ किया जाता है। अब जब रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ मिट्टी तोड़ रहे हैं, बार बार उसको उठा रहे हैं, शाम को जब अपने घरों को जाते होंगे तो शायद जो है उनकी पूरा शरीर जो है थकान में चूर हो जाता होगा। तो ऐसी जो ये कहीं ना कहीं राइट टू वर्क तो मिल रहा है, पर ये गांधीयन फिलॉसफी या मार्क्सिज्म फिलॉसफी तो नहीं है। उसके बावजूद उनको जो पेमेंट दिया जाता है वो काफ़ी, उनको ऐसे शो किया जाता है जैसे कि उनके ऊपर चैरिटी की जा रही हो। वो मेहनत से काम करते हैं, उसके एवज में जो है उनको मनरेगा के वेजेस दिए जाते हैं, और कोई चैरिटी उनके ऊपर नहीं की जाती है, और फिर भी उनको ऐसे महसूस कराया जाता है जैसे कि उनके ऊपर जो है कोई एहसान किया गया हो, और ये अपने आप में काफ़ी डीमीनिंग है, और ये जो है लो सेल्फ एस्टीम को काफ़ी कम कर देता है। देखिए, जब हम वॉलंटरी तरीके से कुछ काम करते हैं ना, अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं, तो हमें जो है सेल्फ रिस्पेक्ट हमारा बढ़ता है, हमारी जो है डिग्निटी बढ़ती है। और इसका एक एग्जांपल देखा था कि कुछ माइग्रेंट लेबर्स जो पेंटर्स थे, जो एक क्वारंटाइन फैसिलिटी में सीकर में, राजस्थान में बैठे हुए थे, और उन्होंने क्या किया था कि स्कूल को पेंटिंग कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हमारे लिए जो सरकार इतना कर रही है तो हमें भी खाली रोटी तोड़ना पसंद नहीं है, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। तो ये एक मिसाल पेश की है इन माइग्रेंट वर्कर्स ने, कि इनके पास भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, और अगर ये काम करते हैं तो काम का ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भीख मांग रहे हैं, कोई इनके ऊपर चैरिटी नहीं करता, ये मेहनत करके, मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। वर्क जो है, काम हमेशा एक सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन का रीज़न होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी इम्प्रूव करता है। एक हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है प्रॉपर हाउसिंग की भी बात करता है, और अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि राइट टू वर्क और आपका प्रॉपर हाउसिंग, इनके ऊपर आप ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि इनको अगर हम ध्यान देते हैं तो हम जो है अपने माइग्रेंट वर्कर्स की, जो कि बहुत डिग्निफाइड वर्क करते हैं, उनको जो है थोड़ी सी जो डिग्निटी, वो जो डिग्निटी उनका के जो हकदार हैं वो इनको मिल पाएगी, और वो खुद नहीं कर सकते, इसीलिए उनको जो है गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए। और ऐसे में गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि माइग्रेंट वर्कर की या तो मेन स्ट्रीमिंग हो, या फिर उनको जो है गारंटीड हाउसिंग फैसिलिटी, प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी मिले, प्रॉपर जो है उनको
उनको सैनिटेशन फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड की जाए। अब बहुत सारे जो है डेप्रिवेशंस होते हैं, हमारी सोशल पॉलिसी कहाँ कहाँ लैग करती है। सबसे पहली चीज़ है, जब भी हम पुअर की बात करते हैं ना, तो हम हमेशा उनको, ये बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट लाइन है, देखिए पहले मैं ये लाइन पढ़ देती हूँ। सच पॉलिसीज विल नॉट बी फोर्थ कमिंग, ये जल्दी नहीं आएंगी unless we have who make this policy stop viewing poor as subhuman। तो यहाँ पे जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात की गई है कि इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, जहाँ पर हम जो है उनकी डिग्निटी की बात करें, माइग्रेंट वर्कर हो या कोई भी वर्कर हो, मैनुअल वर्कर हो, उसके लिए हम जो है सैनिटेशन प्रोवाइड करें, उसको हम जो है प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, तो इस तरह की पॉलिसीज़ जो है बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है। हम इतना बड़ा राष्ट्र है, हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है। सिर्फ प्रॉब्लम है मोबिलाइजेशन करने की, और मोबिलाइजेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उनको एज ए ह्यूमन समझते ही नहीं है। जब भी एक गरीब इंसान की बात होती है, जो इमेज आती है हमारे दिमाग में, वो ये आती है कि उनके पास जो है बेसिक मटेरियल की कमी है, और ये जो है इनका काम सिर्फ ये होता है कि बस काम किया, बच्चे हुए और बस बात ख़त्म हो गई, बेसिक मटेरियल इनको प्रोवाइड करा दिया, बात वहीं ख़त्म हो गई। हम इनको एम्पैथेटिकली ह्यूमन की तरह क्या ट्रीट करते हैं, आप खुद सोचिए। अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमारी कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ है, कल्चरल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ भी है, और हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं अपने बारे में, हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं। हमें क्वालिटी टाइम चाहिए अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, हमें हमें अपने लिए जो है खाली टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, कंपेनियनशिप, दोस्ती चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, हमें एक फ्लरिशिंग सोशल लाइफ चाहिए, हमें म्यूज़िक पसंद है, लिटरेचर पसंद है, आर्ट पसंद है, पोइट्री में हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और हम जब अपने बारे में बात करते हैं तो हम इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं। पर जब भी एक पुअर की बात आती है, तो पुअर के बारे में हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं? चैरिटी के नाम पे उनको जो है राशन प्रोवाइड कर दिया, उनको जो है थोड़ा सा कभी कुछ हेल्प प्रोवाइड कर दी, मनी प्रोवाइड कर दिया, और हम समझते हैं कि हमारा काम ख़त्म हो गया। तो क्या ये पुअर ह्यूमन नहीं है? क्या इनकी स्पिरिचुअल नीड्स नहीं है? क्या इनकी लिटरेरी नीड्स नहीं है? क्या इनकी म्यूजिकल नीड्स नहीं है? क्या इनकी जो है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की नीड नहीं है? चाइल्ड केयर की नीड नहीं है? इनकी भी वो नीड्स हैं, और क्योंकि हम इनके बारे में उस तरीके से नहीं सोचते, तो कहीं ना कहीं इनको हम सब ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं कि ये हमसे नीचे हैं। हम एक प्रोफाउंड डिफरेंसेस रखते हैं अपनी सोच में, और हमने एक डिवीजन बना रखा है उनके और हमारे बीच में। पुअर है तो पुअर के लिए हमने मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, काम खत्म हो गया। पॉलिसी में हमने क्या प्रोवाइड कर दिया? उनको जो है घर बना दिया, उनके लिए हाउसिंग फैसिलिटी मान लीजिए प्रोवाइड कर दी, उनके लिए हमने राशन प्रोवाइड कर दिया, उनको जो है 100 दिन का लेबर प्रोवाइड कर दिया, पैसे थोड़े से प्रोवाइड कर दिए, 1000 रुपये प्रोवाइड कर दिए, बात खत्म हो गई। 1000 में वो अपना खाने का सामान खरीद लेंगे, बात खत्म हो गई। तो क्या उनके लिए हमें इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि उनका जो है मटेरियल वेलबींग हो, सोशल वेलबींग हो, कल्चरल वेलबींग हो, उनकी फैमिली को वो टाइम स्पेंड कर पाएँ, और स्पिरिचुअल वेलबींग हो? ऐसा नहीं है कि हर पॉलिसी मेकर को इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, पर कम से कम उनके जो है सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच करके ही पॉलिसी मेकिंग की कर जानी चाहिए। जब भी हम उनको 100-200 रुपये देते हैं, या 500 रुपये देते हैं, या 1000 रुपये देते हैं, और गवर्नमेंट जो है समझ लेती है कि उसका काम ख़त्म हो गया, तो ये जो है सब ह्यूमन की ट्रीटमेंट हो गई। ये ऐसी ट्रीटमेंट हो गई जहाँ पे हमने उनको जो है सब ह्यूमन की तरह ट्रीट किया है, उनके हकों को नहीं देखा है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं हर्ट किया है। पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि हमें जो है एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि पुअर पर्सन के पास भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स नीड्स होती हैं, और जब भी हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं, जैसे कि हमने लॉकडाउन कर दिया, तो लॉकडाउन में हमने उनकी वो जो नीड थी फैमिली के साथ वाली, वो इग्नोर कर दी, और उनको जो है कैंप्स में बंद कर दिया, उनका मूवमेंट जो है बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसी वजह से अब इस फैमिली नीड को पूरी करने के लिए जब गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रही, तो वो पैदल चल दी है क्योंकि उनको जो है इस फैमिली की नीड को भी फुलफिल करना है। तो हमें हमेशा जब भी पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, तो इन नीड्स को ध्यान में रखना चाहिए, और कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर न केवल उनको मटेरियल डिप्रिवेशन होता है, बल्कि उनके बहुत सारे जो है मटेरियल नीड्स होते हैं, बहुत सारे नीड्स होते हैं, और हमारी जो एक अगर हम पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, तो उनके नीड्स की भी हम ध्यान रखें, तभी हम पॉलिसीज़ को बनाएं। नहीं तो अगर हम कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जहाँ पे हमने उनकी नीड्स के बारे में नहीं सोचा, तो उनको जो है इसी तरह की जो
वल्नरेबल सिचुएशंस होंगी, जो ट्रैकिंग होगी वो करनी पड़ेगी। और अपना जो है खुद ही, क्योंकि वो काफ़ी मेहनतकश लोग होते हैं, तो वो मेहनत से फिर भी पीछे नहीं हटते। वो उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, कंप्लेन फिर भी हमारे जो है इंटेलिजेंसिया सेक्शन से आ रही है, क्योंकि हम भी समझते हैं, हम में से कुछ लोग उनकी नीड्स को लेकर के सेंसिटिव हैं। तो ये सेंसिटिविटी जो है पॉलिसी मेकर्स के अंदर आनी चाहिए। आप फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स होंगे तो ये सेंसिटिविटी आपके अंदर आनी चाहिए कि आगे से जब आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं पुअर को लेकर के, माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के, या किसी भी वल्नरेबल सेक्शन को लेकर के, तो सिर्फ उनको जो है मनी प्रोवाइड कर देने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होगी। आपको जो है एज अ होलिस्टिक मैनर में जो है पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए, जिससे कि उनकी ह्यूमन नीड्स, एटलीस्ट बेसिक ह्यूमन नीड्स जो है फुलफिल हो पाए। अपने आप को जब हम उनकी जगह पर रख कर देखेंगे और तब हम पॉलिसी मेकिंग करेंगे, तब शायद हमारी पॉलिसीज़ बेटर होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो आज हमें देखना है वो है सिग्नलिंग सपोर्ट। कल मैंने आपको बताया था कि एक आर्टिकल आपको पढ़ना है जहाँ पर हमें आरबीआई की को देखना था कि आरबीआई ने जो है म्यूचुअल फंड्स के अंदर 50,000 करोड़ का जो है लिक्विडिटी इंफ्यूज़ करने का फैसला लिया है। तो अब ये डिसीजन तभी जो है इसके लिए एक सेपरेट फैसिलिटी बनाई गई है, जहाँ पे जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाएगी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, जिससे कि इसके अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर जो है पैनिक सेलिंग ना हो इन्वेस्टर्स की, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन चैलेंजिंग टाइम्स में रह सके। तो इन 50,000 रुपये का जो इन्फ्यूज़न किया गया है सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के लिए, उसमें आरबीआई ने साफ साफ ये क्लियर कर दिया था कि इससे क्या होगा कि हम जो म्यूचुअल फंड्स पे स्ट्रेन आ रहा है उसको हम जो है कम कर पाएंगे। बैकग्राउंड था कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उसने 6 डेप्ट फंड्स को जो है वाइंड अप कर दिया, मतलब क्लोज करने का फैसला लिया था। कलेक्टिवली देखें तो इसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट था वो 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। तो आरबीआई ने बहुत एक सही और अर्जेंट स्टेप लिया था कि ये जो एक पैनिक सेलिंग है वो बाकी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर ना फैले, इसके लिए जो है लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की है। अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ जो है फाइनेंशियल मनी इस इंडस्ट्री से आ रहा है। मतलब म्यूचुअल फंड्स में ऑलमोस्ट इतनी इन्वेस्टमेंट है, 15 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए जैसे बैंक में एकदम रन ऑन द बैंक होने लगता है, स्टॉक मार्केट में अगर कोई स्टॉक कंपनी का स्टॉक डूब जाए तो फिर पैनिक सेलिंग होने लगती है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स में भी अगर कोई बहुत नामी ग्रामी कंपनी अपने म्यूचुअल फंड्स को बंद कर दे और बोले कि हम बहुत बुरी तरह से लॉसेस में हैं, तो ये जो एक सिग्नल जाएगा इन्वेस्टर के अंदर वो जाएगा कि शायद बाकी म्यूचुअल फंड्स जहाँ उसका पैसा फंसा हुआ है वहाँ पे भी इस तरह के लॉसेस हो सकते हैं। तो वो पैनिक जो है सेलिंग करना शुरू कर देंगे। अब जब भी पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग होती है तब डेफिनेटली हमारा जो मार्केट है वो टूटता है। हमेशा जब मार्केट को वर्क करना है तो मार्केट वर्क करने के लिए पैनिक नहीं होना चाहिए। मार्केट में डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन एबनॉर्मल नहीं होनी चाहिए। जब भी ये एबनॉर्मल हो जाती हैं पैनिक बाइंग में या पैनिक सेलिंग में, तो क्या होगा, आपका मार्केट फेलियर हो जाता है। अब हम म्यूचुअल फंड मार्केट की बात करें तो म्यूचुअल फंड मार्केट में इतना ज़्यादा लिक्विडिटी इन्वॉल्व है, तो अगर पैनिक यहाँ पे मार्केट फेलियर हो गया तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ेगा हमारे फाइनेंशियल सेक्टर पे। इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए अब आरबीआई ने सही फैसला लिया है कि एक जो है वो लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा, क्रेडिट सप्लाई करने की कोशिश करेगा। अब ये जो फैसिलिटी है इसमें क्या कहा गया है कि 90 दिन की रेपो बेस्ड जो है लेंडिंग विंडो दी जाएगी बैंक के द्वारा म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को, जिससे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है लोन अवेल कर सकती हैं बैंक से। और अब इस पे डिपेंड करता है, अब देखिए इसका सक्सेस, अगर इस पॉलिसी को सक्सेस करना है तो ये डिपेंड करेगा कि क्या बैंक जो है म्यूचुअल फंड कंपनी को लोन देने के लिए तैयार है। आरबीआई ने बोला है कि हम, अगर आप लोन देते हैं तो हम आपके लिए जो है रेपो बेस्ड लेंडिंग कर सकते हैं। बट क्या बैंक जो है इस फैसिलिटी को विलिंग होंगे कि इस फैसिलिटी को अवेल करें? आरबीआई ने जो है बैंकों को लुभाने के लिए इनके लिए टेलर मेड इंसेंटिव्स भी दिए हैं। जैसे कि बैंक जो है अगर 25% जो है सीलिंग को ब्रीच कर सकते हैं हेल्ड टू मेच्योरिटी इन्वेस्टमेंट वाली वैल्यू में, अगर वो म्यूचुअल फंड्स को में इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब म्यूचुअल फंड्स को लेंडिंग देते हैं तो।
और उसके अलावा जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर लिमिट है उसमें भी बैंक को जो है आरबीआई सपोर्ट करेगा। तो इस तरह के जो मेजर्स हैं उनसे बैंक को एक इनिशिएटिव होगा कि बैंक म्यूचुअल फंड्स कंपनी को जो है लेंडिंग करे। फिर भी कहीं ना कहीं जो एक लेंडर्स का सपोर्ट है वो लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बैंक्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हैं और ऐसी एक रिस्की सिचुएशन में बैंक जल्दी लेंडिंग नहीं करना चाहेंगे। क्या अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या बैंक जो है इस फैसिलिटी को अवेल करके बैंकिंग इंडस्ट्री जो खुद जो है बैड लोन से घिरी हुई है, क्या वो और जो है रिस्क लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स काफ़ी इवन आप जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अगर आप एडवर्टीजमेंट भी लिखते हैं तो भी आता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, राइट। तो ये लिखा आता है। बैंक को भी पता है कि म्यूचुअल फंड्स में अगर हम लोन देते हैं तो काफ़ी रिस्की लोन है, तो क्या बैंक इसको लोन देना चाहेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आरबीआई का स्टेप तो सही डायरेक्शन में है, पर क्वेश्चन बहुत बड़ा ये स्टेप जो डिपेंड करता है बैंक्स के ऊपर कि क्या बैंक लैंडिंग करेंगे। बैंक को पूरी पूरी जो है फैसिलिटी दी गई है लैंडिंग करने की, बैंक को जो है आरबीआई सपोर्ट भी कर रहा है कि आप लैंड कीजिए, बट बैंक अगर लैंडिंग का डिसीजन लेंगे या नहीं, इसी पर इस पॉलिसी का जो सारा आपका जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है। तो वी होप कि बैंक जो है एक सही स्टेप लें, बैंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सोच करके कि लैंडिंग करना शुरू करें म्यूचुअल फंड्स को, जो भी स्ट्रेस म्यूचुअल फंड्स हैं, जिससे कि जो इन्वेस्टर है उसको एक जो है मैसेज जाए कि लिक्विडिटी क्रंच नहीं है, हमें जो है पैनिक सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के एडिटोरियल्स में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।